नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर जो पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए। इससे पहले के जितने भी टॉपिक होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, सारे के सारे टॉपिक क्रम से अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, पहले मैंने सिंधु सभ्यता बताया, फिर वैदिक काल के बाद जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म के बाद दोस्तों वैष्णव, फिर इस्लाम, फिर शैव। ठीक है, उसके बाद हमने ईसाई बताया, ईसाई के बाद पारसी बताया, और उसी क्रम में दोस्तों अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में बनते हैं, सारे के सारे तथ्य मैं लूंगा। एक भी तथ्य ऐसा नहीं होगा कि जो छूट जाएगा। और जितनी भी वीडियो मैंने प्रीवियस करवाई है, प्रीवियस लेक्चर में जितना प्रीवियस टॉपिक को मैं जो भी मैंने पढ़ाया दोस्तों, उसमें सारे तथ्यों का समावेश किया गया है और कोई भी इधर उधर की बात नहीं बताई गई है। बात वही बताई गई है दोस्तों जो एग्जामिनेशन हॉल के ओरिएंटेड है। ठीक है, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और एक क्रम से वीडियो देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले टॉपिक, आज के अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो मगध राज्य का उत्कर्ष में दोस्तों मेनली हम लोग तीन राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, ये मगध राज्य के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से दोस्तों? हर्यक, शिशुनाग और नंद। अभी मैं लिखवाऊंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, अभी जो मैं बोल रहा हूँ सुनते रहिए। मगध राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर तो सबसे पहले ये प्रश्न एक बनता है दोस्तों कि जो मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मगध राज्य का सबसे, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है कि जो मगध राज्य का, ठीक है, जो मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। तो आप लोगों ने बृहद्रथ के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो जो मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश हुआ दोस्तों, ठीक है, उसका जो संस्थापक हुआ वो बृहद्रथ हुआ। ठीक है, और उसने अपनी जो राजधानी बनाई वो कहाँ बनाई दोस्तों? राजगृह में या गिरिब्रज में। ठीक है, उस टाइम उसको गिरिब्रज भी बोला जाता था और राजगृह भी बोला जाता है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्राचीन मगध राज्य के प्राचीनतम वंश का जो संस्थापक हुआ वो हुआ दोस्तों बृहद्रथ। ठीक है, संस्थापक जैसे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों वैसे आप लोग लिखते चलिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नोट्स बनाते चलिए। जो मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक हुआ वो हुआ दोस्तों बृहद्रथ। ठीक है, तो मगध राज्य के जो सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक हुआ वो हुआ बृहद्रथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसने अपनी राजधानी बनाई दोस्तों, राजधानी बनाई जो, ठीक है, इसने जो अपनी राजधानी बनाई वो कहाँ बनाई दोस्तों? गिरिब्रज बनाई और उसी को बोला जाता है राजगीर। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों? इसने अपनी राजधानी बनाई गिरिब्रिज या गिरिब्रज। इसने अपनी राजधानी राजगृह को भी बनाई और उसी राजगृह को बोलते हैं दोस्तों गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज। ठीक है, और इसी को राजगृह भी बोलते हैं दोस्तों। ये वाला स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको किसी न किसी टॉपिक में मिलता रहेगा। ठीक है, इससे आप यूज्ड टू हो जाएंगे राजगृह के बारे में। ठीक है, और ये जो बृहद्रथ था दोस्तों किसका पुत्र था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बृहद्रथ किसका पुत्र था। तो ये पुत्र था दोस्तों जरासंध का। ठीक है, पूछ लेता है कि बृहद्रथ किसका पुत्र था दोस्तों? वो था जरासंध का। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को ये पढ़नी थी मगध राज्य के उत्कर्ष में कि जो सबसे प्राचीन राजवंश का जो संस्थापक था, ऐसे प्रश्न पूछता है कि सबसे प्राचीन राजवंश का जो संस्थापक हुआ वो हुआ बृहद्रथ। ठीक है, उसने अपनी राजधानी बृहद्रथ जो हुआ दोस्तों वो किसका पुत्र था?
वो जरासंध का पुत्र था और इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह में बनाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो दोस्तों पढ़ेंगे वो ये पढ़ना है हमको कि हर एक वंश, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्रमशः 3 राजवंश के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया। मगध राज के उत्कर्ष में क्रमशः 3 राजवंश पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हर्यक वंश के बारे में। ठीक है, इतना मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी थी, आप लोग ये वो करिएगा। और अब हम मूव करेंगे दोस्तों हर्यक वंश के बारे में। ठीक है, हर्यक वंश, और हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ दोस्तों? वो हुआ बिंबिसार। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक हर्यक वंश या हर्यक राजवंश। ठीक है, तो हम लोग इसमें कौन कौन सा 3 देखिए, चलिए एक बार ऐसे नोट कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत होगी समझने में। हर एक जो मगध राज्य का उत्कर्ष है उसमें मेनली 3 राजवंश को पढ़ना है। पहला जो पढ़ना है दोस्तों वो हर्यक राजवंश को पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो पढ़ना है दोस्तों वो शिशुनाग वंश को पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा जो पढ़ना है दोस्तों वो नंद वंश को पढ़ना है, शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग और अगला जो है दोस्तों वो है नंदवंश, नंदवंश। ठीक, और यही नंदवंश के बाद जो आता है वो हमारा मौर्य काल शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कौन था दोस्तों? घनानंद। ठीक है, घनानंद को हराया, घनानंद पे आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन चलिए उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जानिए कि इसी नंदवंश के बाद जो नंदवंश का अंतिम शासक हुआ उसी को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, अब देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ये मगध राज्य के अंतर्गत 3 राजवंश आते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो मगध राजवंश का सबसे प्राचीनतम राजवंश था उसके जो संस्थापक हुए वो हुए बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो थे वो जरासंध के पुत्र थे और ठीक है इन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह बनवाई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश, और हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों, हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ वो हुआ बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ वो हुआ बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ दोस्तों? बिंबिसार। ठीक है, अभी हम लोग पहला पढ़ रहे हैं हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश और नंद वंश भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों वो हुआ बिंबिसार। ठीक है, और वो मगध की गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? वो मगध की गद्दी पर बैठा 544 ईस्वी में। ठीक है, 544 ईस्वी में वो, सॉरी 544 में ये 544 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, जो बिंबिसार था वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये चीजें कहाँ से पता चलती है दोस्तों? ये चीजें पता चलती है बौद्ध ग्रंथों से। ठीक है, ये टाइम का जो है वो इसका जो सोर्स है वो कहाँ है? वो है बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि वो 544 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ठीक है, तो बिंबिसार जो हुआ दोस्तों उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ठीक है, उसने जो अपनी राजधानी बनाई वो कहाँ बनाई? चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा इस प्रकार से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग पढ़ रहे हैं हर्यक वंश। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हर्यक वंश। ठीक है, और हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ वो बिंबिसार हुआ, और ये मगध की गद्दी पे कब बैठा? 544 ईसा पूर्व में बैठा। और ये चीजें पता कहाँ से चलती हैं? ये चीजें पता चलती हैं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। अब ये जो राजधानी अपनी बनाई वो राजधानी बनाई दोस्तों राजगृह।
अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों? अपनी जो राजधानी बनाई, हर एक राजवंश जो है दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर एक राजवंश पढ़ रहे हैं। तो हर एक राजवंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों वो हुआ बिंबिसार, और 544 ईसा पूर्व में वो गद्दी पे बैठा। उसने अपनी राजधानी जो बनाई दोस्तों वो बनाई राजगृह, ठीक है। अब देखिए, अब पूछता है कि जो ये बिंबिसार था वो कितने वर्षों तक शासन किया, ठीक है। तो ये जो शासन किया दोस्तों, जो ये शासन किया, ठीक है, बिंबिसार जो था दोस्तों ये कितने वर्षों तक शासन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है, ठीक है। बिंबिसार कितने वर्षों तक शासन किया? तो बिंबिसार जो शासन किया दोस्तों वो किया 52 वर्ष, ठीक है, 52 वर्ष, यानी 52 वर्ष इन्होंने कहाँ पे शासन किया? मगध पे शासन किया, ठीक है। तो हर एक वंश का जो पहला शासक हुआ वो बिंबिसार हुआ। वो 544 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी राजगीर बनवाई। शासन इसका कितने वर्षों तक रहा दोस्तों? 52 वर्ष, यानी 52 वर्ष तक इनका शासन रहा, ठीक है। इसने क्या किया दोस्तों कि महात्मा बुद्ध की सेवा में, ठीक है, उसने एक राजवैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा, ठीक है। क्या किया? बिंबिसार जो हुआ दोस्तों वो महात्मा बुद्ध, जैसा कि आप लोगों को मैंने बौद्ध धर्म पढ़ा दिया है और उसका टेन्योर भी, उनका टेन्योर भी बता दिया है, तो उनकी सेवा के लिए इन्होंने एक राजवैद्य को भेजा, और उस राजवैद्य का नाम क्या हुआ? उस राजवैद्य का नाम हुआ जीवक, ठीक है। यानी बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की सेवा के लिए एक चिकित्सक को भेजा, और उस चिकित्सक का नाम जीवक था। उन्होंने किस लिए भेजा? गौतम बुद्ध के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, ठीक है। उसने किस लिए भेजा दोस्तों? गौतम बुद्ध के स्वास्थ्य के लिए राजवैद्य भेजा। राजवैद्य भेजा दोस्तों, देखिए ठीक है, किसको राजवैद्य भेजा दोस्तों? जीवक, जीवक नामक राजवैद्य को किसके पास भेजा? वो भेजा दोस्तों गौतम बुद्ध के पास, ठीक है, गौतम बुद्ध के पास जीवक नाम का एक राजवैद्य भेजा, ठीक है, ठीक है। अवंती के एक राजा हुए दोस्तों, अवंती के एक और राजा हुए जिनका नाम प्रद्योत था, ठीक है। अवंती के एक राजा थे, उनका उनका नाम प्रद्योत था। उनकी भी सेवा के लिए उन्होंने अपने बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों की अब क्या होता है कि ये पूछता है कि, ठीक है, अब बिंबिसार की हत्या होती है, ठीक है। और बिंबिसार की जो हत्या होती है दोस्तों कौन करता है? तो बिंबिसार की जो हत्या होती है वो और कोई नहीं करता है, उसका पुत्र ही उसकी हत्या करता है। और उसके पुत्र का जो नाम होता है वो दोस्तों होता है अजातशत्रु, ठीक है। तो बिंबिसार के बाद हर एक वंश का जो दूसरा शासक आता है दोस्तों उसका जो नाम होता है अजातशत्रु, ठीक है। दूसरा जो शासक आता है वो होता है अजातशत्रु, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है। अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी, यानी बिंबिसार की हत्या कर दी, ठीक है। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु अब क्या किया? अब आके गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। यानी मगध की गद्दी पे पहले नंबर पे बिंबिसार बैठे हुए थे, लेकिन बिंबिसार की हत्या करके अब अजातशत्रु ने गद्दी को हथिया लिया तथा गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, देखिए कब ये हत्या करता है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 493 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। 493 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। अजातशत्रु, ठीक है। तो जो संस्थापक हुए हर एक वंश के वो तो बिंबिसार हुए,
और बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठे, ठीक है, मगध की गद्दी पे बैठे। इन्होंने अपनी राजधानी को राजगृह बनवाया। शासन जो इन्होंने किया वो 52 वर्ष तक किया। राजवैद जो इनका राजवैद था उसका नाम जीवक था। जीवक को इन्होंने गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भेजा। फिर एक अवंती के राजा प्रद्योत थे, उनके भी कुशल कामना के लिए या उनकी भी देखभाल के लिए उन्होंने अपने इस राजवैद को भेजा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, ठीक है। और बिंबिसार अजातशत्रु का क्या था, पिता था, ठीक है। तो बिंबिसार का अजातशत्रु का पिता कौन हुआ दोस्तों, बिंबिसार। और बिंबिसार का बेटा कौन हुआ, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने इनकी हत्या करके गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। अब फिर क्या होता है दोस्तों, अजातशत्रु का जो उपनाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु का जो उपनाम है, उपनाम, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, अजातशत्रु का जो उपनाम था वो था उड़िक, ठीक है। अजातशत्रु का जो उपनाम हुआ दोस्तों वो हुआ उड़िक, ठीक है, उड़िक। अजातशत्रु का जो उपनाम था वो कुणिक था। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है कि अगर तो पूछ दे कि बिंबिसार किस वंश का अ, किस मत का अनुयायी था तो बौद्ध धर्म का, ठीक है। और अजातशत्रु की बात अगर जो कर दे तो वह प्रारंभ में जैन अनुयायी था, ठीक है। अजातशत्रु जो था अनुयायी था प्रारंभ में, ठीक है, अनुयायी था प्रारंभ में किसका, जैन धर्म का, ठीक है। ये प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों, वो जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जो था वो दोस्तों प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। पर इसने मगध पर कितने वर्ष के लिए शासन किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अजातशत्रु ने जो दोस्तों देखिए इसने इसने जो शासन किया मगध पे वो किया 32 वर्ष तक, ठीक है। और इसी के टाइम काल में एक बरसकार नाम का सुयुग्म प्रधानमंत्री सामने आता है। वर्षकार जो था वो किसका प्रधानमंत्री था ये पूछता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्षकार जो था, ठीक है, वो किसका प्रधानमंत्री था, ठीक है। देखिए अजातशत्रु ये क्या था दोस्तों, ये जो मंत्री था बरसकार ये किसका मंत्री था, अजातशत्रु का। अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था दोस्तों, मंत्री जो था वो था वरसकार, ठीक है, वरसकार। अजातशत्रु के मंत्री का जो नाम हुआ दोस्तों वो क्या हुआ, वो हुआ वरसकार, वर्षकार, ठीक है, वर्षकार दोस्तों हुआ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, ठीक है, वर्षकार, ठीक है। वर्षकार भी होता है और जो मैंने लिखा था वो भी होता है, ठीक है, वर्षकार, ठीक है, ये भी बोला जाता था, ठीक है, और वरसकार भी बोला जाता था, ठीक है। तो दोनों लिख लीजिएगा, दोनों पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ कि सारे डाउट क्लियर कर दूं, एक भी ऐसी चीजें ना यहाँ पे मैं स्किप करूँ जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछी जाएंगी, सारी के सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब कोई आपसे पूछते कि मगध राजवंश मगध में कितने राजवंशों ने शासन किया तो आप लोग इजीली बता दोगे कि दो तीन शासकों ने, पहले कौन कौन किया, हर्यक ने किया, फिर किसने किया, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, ठीक है। इसी नंद वंश की समाप्ति करके मौर्य वंश की स्थापना होती है, ठीक है। और अगर तो ये पूछते कि मगध राजवंश में सबसे प्राचीन राजवंश का, मगध में सबसे प्राचीन राजवंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ दोस्तों, तो आपको पता है अभी मैंने बताया बृहद्रथ हुआ और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, मगध में ही बनाई और राजगृह में ही बनाई थी, या उसको गिरिब्रज भी उस टाइम बोला जाता था, ठीक है। तो हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में हम लोग पढ़ा है, हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ बिंबिसार हुआ, ठीक है। और वो कब गद्दी पे बैठा, वो 544 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा, उसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई। शासन जो किया वो दोस्तों 52 वर्षों तक किया, ठीक है। इस और इसमें इनका एक राजवैद था, उनका नाम जीवक था। जीवक को ये इन्होंने दो लोगों की सेवा के लिए भेजा, पहला तो इन्होंने गौतम बुद्ध के लिए भेजा और दूसरा एक राजा हुए दोस्तों,
प्रद्योत, ठीक है, अवंती के राजा प्रद्योत हुए, उनकी सेवा के लिए उन्होंने भेजा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 493 ईसा पूर्व में अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पे, मगध की राजगद्दी पे बैठ गया। और उसका जो उपनाम हुआ दोस्तों अजात शत्रु का, उसका उपनाम कुणिक हुआ। और ये जो प्रारंभ में अनुयायी था वो जैन जैन धर्म का था। और ये 32 वर्षों तक मगध की राजगद्दी पे शासन किया। और इसका बहुत ही एक होनहार मंत्री था जिसका नाम वर्षकार था। और इसी की सहायता से इसने वैशाली पर विजय की थी, ठीक है। वर्षकार की ही सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आता है दोस्तों कि इतना तो हो गया, लेकिन फिर एक शासक आता है उदयीन, ठीक है, उदयीन, ठीक है, उदयीन, ठीक है। अब अजात शत्रु का जो बेटा आता है वो आता है उदयीन, ठीक है। उदयीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो वो किए थे दोस्तों उदयीन ने किया था, ठीक है। पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। इसको उदयीन भी बोलते हैं दोस्तों, उदयीन भी बोलते हैं, लेकिन उदयीन जो है वो ज्यादा फेमस है और ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो उदयीन जो होता है दोस्तों अपने पिता की हत्या करके मगध की राजगद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। उदयन जो होता है वो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पे बैठ जाता है। और ये पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, ठीक है। और ये कब हत्या करता है दोस्तों, 461 ईसा पूर्व में, ठीक है। 461 ईसा पूर्व में इसने पुनः अजातशत्रु की हत्या कर दी, ठीक है। और ये मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। और इसने उदयन ने एक एक नगर की स्थापना की। और इस नगर की स्थापना जो की दोस्तों, उसका नाम था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसने जो देखिए, अभी तक हमने हर एक वंश में 3 शासक पढ़े, बिंबिसार को पढ़े। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, ठीक है, जिसने बिंबिसार की हत्या की। फिर अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ जिसने उदय बिंबिसार अजातशत्रु की हत्या कर दी, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया दोस्तों, ये अनुयायी जो था वो किस वंश का था, वो जैन धर्म का था। ये अनुयायी जो था वो किस वंश का अनुयायी था दोस्तों, ये जैन मत मानता था, जैन धर्म को ये मानता था, ठीक है, जैन धर्म को मानता था। उदयन जो था दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उदयन जो था वो किस शहर की स्थापना की, उन्होंने उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। और वो किस धर्म को मानता था, वो जैन धर्म को मानता था, ठीक। और इसमें एक जो अंतिम शासक आते हैं दोस्तों, हर एक वंश का जो अंतिम शासक आता है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। वो हर एक वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो उदयन का पुत्र नागदशक हुआ, ठीक है। ये उदयन का पुत्र होता है नागदशक, नागदशक, ठीक है, नागदशक, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने मोटा मोटी कितने शासक के बारे में पढ़ लिया है हर एक वंश में। नंबर 1 पे हमने बिंबिसार को पढ़ा, फिर हमने अजातशत्रु को पढ़ा, फिर हमने उदयन को पढ़ा, फिर हमने नागदशक को पढ़ा। और ये जो नागदशक था ना दोस्तों, ये उदयन का बेटा था, ठीक है। नागदशक जो था वो उदयन का बेटा था, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये बस अंतिम शासक पूछ देगा, ठीक है। तो आप लोगों को उदयन और नागदशक के बारे में और कुछ नहीं जानना है। अंतिम शासक, ठीक है। अब देखिए, चीजें यहाँ पे खत्म हुई है दोस्तों हर एक वंश के बारे में। अब यहाँ पे चीजें खत्म होती हैं। अब हम लोग हर एक वंश के अलावा किसी हर एक वंश के अलावा, जैसा कि हमने आपको बताया कि शिशुनाग वंश की तरफ मूव करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। रिवीजन कैसे होता है दोस्तों, एक बार देख लीजिए। हर एक वंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों, वो हुआ बिंबिसार। और बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठा। किस राजगद्दी पे बैठा, मगध की राजगद्दी पे बैठा। इसने जो अपनी राजधानी बनाई दोस्तों, वो अपनी राजधानी बनाई
राजगृह में। और इसने शासन कितने वर्षों तक किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शासन इसने किया दोस्तों, शासन जो किया है दोस्तों, ये किया 52 वर्ष। ठीक, 52 वर्ष तक इसने शासन किया। और इसका एक जो राजवैद हुआ जीवक, तो जीवक के लिए, जीवक को इसने गौतम बुद्ध की सेवा के लिए भेजा। और अवंती के एक राजा हुए प्रद्युत, उनकी सेवा के लिए इसने भेजा। उसके बाद क्या होता है, इसका पुत्र आता है बिंबिसार का, बिंबिसार का पुत्र आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। और 443 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठ गया। तो अजातशत्रु का जो उपनाम था वो कुणिक था। और उसको प्रारंभ में जो अनुयायी था वो जैन धर्म का था। इसने 52 वर्षों तक, सॉरी 32 वर्षों तक इसने मगध की राजगद्दी पे शासन किया। इसका एक मंत्री था वरस्कार। ये बहुत सुयोग्य मंत्री था और इसी की सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद अजातशत्रु का लड़का उदयन होता है, जिसने उदयन जो अपने पिता की हत्या करता है, यानी अजातशत्रु की हत्या करता है। और 463 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठता है। और इसने स्थापना की पाटलिपुत्र की। और ये जैन जैन मत अनुयायी था। ठीक है, उसके बाद उदयन का जो पुत्र हुआ नागदशक, यही हर्यक वंश का अंतिम शासक बना। ठीक है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन बना दोस्तों, उदयन बन गया। सॉरी, हर्यक वंश का अंतिम शासक जो बना वो नागदशक। और इसी का एक जो मंत्री था उसका नाम था शिशुनाग। उसी ने इसकी हत्या की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। आगे पढ़ेंगे, इतना नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, आराम से सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो अभी अब तो हम लोग पढ़ रहे हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। और मगध राज्य में जो सबसे प्राचीन राजवंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों, वो हुआ बृहद्रथ। और हम उसके बाद आता है हर्यक राजवंश। और हर्यक राजवंश का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद गद्दी पे कौन बैठता है, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु बैठता है। अजातशत्रु के बाद कौन बैठता है, उदयन बैठता है। और उदयन के बाद कौन बैठता है दोस्तों, नागदशक। और यही जो नागदशक होता है ये हर एक वंश का अंतिम शासक होता है। अब हम लोग आगे मूव करेंगे और अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक है, शिशु शिशुनाग वंश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वही बात है कि हमको संस्थापक पढ़ना पड़ेगा। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक हुआ दोस्तों, वो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो नागदशक हुआ। और उसी नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, ठीक है, शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, संस्थापक कौन हुआ दोस्तों, शिशुनाग। अब देखिए, अब इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। ठीक है, संस्थापक तो शिशुनाग हो गए। और शिशुनाग अपनी राजधानी कहाँ बनवाया, शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी बनवाई दोस्तों वो कहाँ पे बनवाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने अब अपनी राजधानी को दोस्तों देखिए क्या किया, शिफ्ट कर दिया, यानी हटा दिया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी जो बनाई है वो पाटलिपुत्र में बनाई। ठीक है, जब जब उदयन आया था दोस्तों, उस टाइम उसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में बना दिया था। और नागदशक के टाइम तक जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी। लेकिन ये जो शिशुनाग जब आया तो इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के कहाँ कर दी दोस्तों, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली में कर दी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बना दी दोस्तों, वो बना दी वैशाली में। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बना दी दोस्तों, वैशाली में बना दी।
और अभी तक जो हम लोग हर्यक वंश पढ़ रहे थे उन्होंने अपनी राजधानी मेनली मगध, ठीक है, राजगृह और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन जब शिशुनाग वंश आता है तो ये अपनी राजधानी वैशाली में बना लेते हैं, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट बिंदु की तरफ, ठीक है। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कालासुर हुआ, ठीक है। शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ कालासुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों वो हुआ कालासुर, ठीक है। अब देखिए उत्तराधिकारी, ठीक है, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ शिशुनाग वंश के बाद जो आया वो हुआ कालासुर, ये भी जाना जाता है दोस्तों, थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है। कालासुर हुआ और जो ये जो आया दोस्तों तो इसने अपनी जो राजधानी थी वो पुनः पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी, ठीक है। तो जब कालासुर आता है तो अपनी राजधानी जो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी तो कालासुर आता है तो ये अपनी जो राजधानी बनाता है वो फिर से पाटलिपुत्र ला देता है, पाटलि पाटलिपुत्र, ठीक है, फिर से अपनी ये राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित कर देता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर हम लोगों ने देखेंगे कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा हुआ, शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा हुआ, ठीक है, अंतिम राजा या अंतिम शासक भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो अंतिम शासक हुआ वो कौन सा हुआ दोस्तों, वो हुआ नंदीवर्धन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके बाद आते हैं नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन, और इसी नंदीवर्धन की हत्या कर करके दोस्तों आगे एक नए राजवंश की स्थापना होती है, ठीक है। और उस, ठीक है, इन्हीं नंदीवर्धन की हत्या करके एक जो आगे राजवंश की स्थापना होती है उसका जो नाम हमने अभी आपको बताया था कि वो नंद वंश पड़ता है, ठीक है, नंद वंश पड़ता है। तो इसी नंदीवर्धन की हत्या करके अब हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में, ठीक है, नंद वंश, ठीक है, ठीक है। नंद वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला हम लोगों ने हर्यक वंश पढ़ा था, दूसरा हम लोगों ने शिशुनाग वंश पढ़ा और तीसरा हम लोग नंद वंश के बारे में अब पढ़ रहे हैं, ठीक है, नंद वंश, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक शिशुनाग वंश में क्या पढ़ा कि शिशुनाग वंश का जो संस्थापक हुए वो शिशुनाग हुए। इसने किसकी हत्या की थी दोस्तों, इसने जो हत्या की थी वो हर्यक वंश के अंतिम शासक की हत्या की थी। और हर्यक वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था दोस्तों, अब हर एक वंश के अंतिम शासक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए, क्योंकि सारी चीजें मुझे नहीं निकाल करनी है, निकाल करनी है आपको, ठीक है। तो जो हर एक वंश का जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों उसकी हत्या करके उसके अमात्य जो था वो क्या किया, हर एक वंश की स्थापना की, ठीक है। और देखिए चलिए, ठीक है, तो फिर क्या हुआ शिशुनाग, चलिए हम बता भी देते हैं कि क्या बोलते हैं कि ठीक है, शिशुनाग वंश की जब स्थापना होती है दोस्तों, ठीक है, शिशुनाग वंश की जब स्थापना होती है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो देखिए हर एक वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो नागदशक हुआ, ठीक है, हर एक वंश का अंतिम शासक हुआ वो नागदशक हुआ। और उसी नागदशक की एक अमात्य होती है जिसका नाम शिशुनाग था, ठीक है। शिशुनाग ने ही उसकी हत्या करके शिशु नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की। और शिशुनाग ने जब हत्या कर दी तो मगध की राजगद्दी पे नागवंश के शिशुनाग वंश की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई। लेकिन उसका अधिकारी उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। कालाशोक ने फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र में कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अंतिम शासक जो हुआ नंदीवर्धन हुआ, ठीक है। और नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना हुई। और जो नंद वंश के संस्थापक हुए दोस्तों वो महापद्म नंद हुए। सबको पता है कि नंद वंश के जो संस्थापक हुए दोस्तों वो कौन हुए, वो हुए महापद्म नंद, ठीक है, नंद वंश के
संस्थापक जो हुए महापदम नंद, ठीक है। नंद वंश के जो संस्थापक हुए दोस्तों वो कौन हुए, महापदम नंद हुए, ठीक है। संस्थापक जो हुए वो महापदम नंद हुए। और अंतिम जो शासक हुआ दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक जो हुआ, आपको पता ही होगा, काफी चर्चित इतिहास में हिस्ट्री है उसकी। जो अंतिम शासक हुआ दोस्तों वो घनानंद हुआ, ठीक है। वो कौन हुआ दोस्तों, वो घनानंद हुआ। और घनानंद के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना होती है, ठीक है। घनानंद के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना होती है, ठीक है। तो हम लोग एक सीक्वेंस में सारी चीजों को पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को इधर उधर कहीं नहीं जाना है, चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सारी चीजें क्लियर कट हो जाएंगी, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा कि जो मगध, हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो मगध राज्य में सबसे प्राचीन, मगध में सबसे प्राचीनतम राजवंश था, उसका जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ दोस्तों, वो कौन सा, बृहद्रथ हुआ। और बृहद्रथ जो है उस किसका बेटा था, जरासंध का बेटा था। और उसने अपनी राजधानी बनाई गिरिब्रज या राजगृह में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हर्यक वंश की उत्पत्ति होती है। हर्यक वंश का जो संस्थापक होता है वो कौन होता है दोस्तों, हर्यक वंश का जो संस्थापक होता है वो बिंबिसार होता है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों, राजगृह में बनाई। और उसने 52 वर्ष तक मगध की राजगद्दी पे शासन किया, ठीक है। और उसने, उसका एक राजवैद्य था जिसका नाम जीवक था। जीवक को गौतम बुद्ध और प्रद्योत की सेवा के लिए भेजा था। उसके बाद उसका बेटा हुआ, उस जिसका नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके मगध की राजगद्दी पे बैठ गया। और मगध की राजगद्दी पे बैठ के 32 वर्षों तक शासन किया। और ये इसका जो उपनाम हुआ दोस्तों वो हुआ कुड़ी, ठीक है। फिर इसका जो बेटा हुआ दोस्तों उसकी हत्या कर दी, ठीक है। किसकी हत्या कर दी, किसका बेटा, अजातशत्रु का जो बेटा हुआ उदयन हुआ। और उदयन की हत्या करके वो राजगद्दी पे बैठ गया। और उदयन ने किस शहर की स्थापना की, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ, नागदशक। नागदशक के ही अमात्य जो थे या सुयोग्य मंत्री जो थे वो शिशुनाग थे। शिशुनाग ने ही उनकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, जिसने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई। और फिर इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो कलाशोक हुआ। कलाशोक ने पाटलिपुत्र में पुनः राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। फिर से जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ वो नंदीवर्धन हुआ। और फिर क्या हुआ, नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की जो स्थापना किया वो किए महापदम नंद किए। और नंद वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो घनानंद हुआ। आपको सबको पता है कि घनानंद और चाणक्य के बीच संवाद हुआ था, और चाणक्य ने यहीं से डिसाइड किया था कि इसका विनाश करेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और इसका विनाश करते हैं। और फिर मौर्य वंश यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और सिकंदर के बाद फिर हम लोग मौर्य वंश की तरफ मूव कर जाएंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।